कई बार मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसको देख सकते हैं कि सम्राट अशोक और अकबर में क्या समानता है। गुप्ता पीरियड में भारत का कौन सा ऐसा पोर्ट था जो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली की सबसे बड़ी प्रधानता यह है कि प्रत्येक मंदिर में आपको जलाशय देखने को जरूर मिलेगा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज हम देखने जा रहे हैं 69 बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट की पहली सीरीज। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लंबी यात्रा जो आपको जीएस के प्रत्येक पोर्शन पे एक अच्छी कमांड देगी और साथ ही साथ जब आप बीपीएससी एग्जामिनेशन देने के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 से 3 महीने बाद होने वाला है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आपको यहीं से प्रश्न पेपर में आते हुए नजर आएंगे। ये मॉक टेस्ट कराने का एक और नज़रिया ये है कि हम कई बार समझ लेते हैं कि सिर्फ मॉक टेस्ट हमें एक ही क्वेश्चन को एनालिसिस करना है या फिर एक क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ इसी के आधार पे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जबकि मॉक टेस्ट लगाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में कितना सही कर पाए, कितना गलत कर पाए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना पोर्शन आपका सही जा रहा है और कितना गलत हो रहा है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो सकती है और कुछ में अच्छी कमांड नहीं हो सकती है। तो यदि इतना हम समझ लें कि आखिर मॉक टेस्ट किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, तब जाकर के हम ये मॉक टेस्ट के लाभ को समझ पाएंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसका नजरिया मॉक टेस्ट के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए कई बार आप जितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, सेलेक्ट कैंडिडेट से पूछेंगे तो वो कहेंगे मैंने मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाए थे तब जाकर के मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम 30 के माध्यम से बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट, जो भारतीय इतिहास पर आधारित है। लगभग 15 से 16 प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन आपको मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं यहीं से रिपीटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, इसके बारे में ये पूछ रहा है हमारा पहला प्रश्न। ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म जानते हैं हम कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 संगीतियां हुई थी। 4 संगीतियां हुई थी राम, वैसर्व काला, वैसर्व काला, पाम कुअक। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, और यहाँ पे आपके अजात शत्रु जो हैं उस वक्त शासन कर रहे हैं और महाकश्यप को जो है अध्यक्षता मिली हुई है। वहीं दूसरी वैशाली में सर्वकामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कालाशोक का शासन चल रहा है। तीसरा पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सम्राट अशोक का काल है। कुअक कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे हैं और कनिष्क के शासन काल में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इन्हीं बौद्ध संगीतियों से निकल करके आया त्रिपिटक का शब्द। अब ये त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों का जिक्र है। पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सूत्र पिटक या सूत पिटक कहते हैं इसको, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में नियम विनियम दिए हुए हैं कि कैसे जो है एक बौद्ध भिक्षु को रहना है। वहीं सूत्र पिटक में
वो सारी बातें की गई हैं जो बौद्ध धर्म में बताई गई हैं बौद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। और अभिधम्म पिटक दर्शन पे आधारित है, जो महात्मा बुद्ध ने दर्शन दिया था उसको संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक पुस्तक कौन सी है, तो अभिधम्म पिटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है ताम्र पाषाणिक युग। ऐसा युग जिसमें तांबे का प्रयोग विशेष रूप से किया गया हो। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जिस धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण आएगा, मध्य पाषाण आएगा और नव पाषाण आएगा। पूरा पाषाण काल में पत्थरों के जो हथियार बनाए जाते थे वो काफी मोटे थे, काफी बड़े थे। और धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में इसमें शार्पनेस उत्पन्न हो गई। ठीक है, और फिर नव पाषाण काल में ये बिल्कुल बारीक शार्प बनाए जाने लगे, नुकीले बनाए जाने लगे। ठीक है, और कृषि का प्रारंभ इसी नवपाषाणिक काल में हुआ। यहाँ पे बुर्जहोम जो कश्मीर में एक स्थल पाया गया है, वहाँ पे जानवर और मनुष्य को एक साथ दफनाए जाने की भी प्रथा मिली है। वहीं मेहरगढ़ से कृषि के पहले साक्ष्य मिले हैं और ये सभी नवपाषाणिक युग हैं। बिहार में भी चिरांद वगैरह का जो जगह है वो क्या है, इसी पाषाणकालीन युगीन सभ्यता का एक अवशेष है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसने किया था ये? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, उदयन ने, कनिष्क ने। किसने किया था? तो राइट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मगध के साम्राज्य पर हर्यंक वंश का शासन था। हर्यंक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने और बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने हत्या की बिंबिसार की और फिर जो है राजा बना। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और अजातशत्रु ने वही राजधानी रहने दी। फिर उसके बाद उसका पुत्र उदयन हुआ और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके नई राजधानी बनाई अपनी पाटलिपुत्र में। तो राइट ऑप्शन इज उदयन। और उदयन के बाद हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ठीक है, नागदशक था। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। ठीक है, अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है। ठीक है, कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चौथा कनिष्क चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। तीसरे के सम्राट अशोक हैं, अभी आपने पढ़ा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये विशेष रूप से बिहार की विशेषता है कि ये 5 ऑप्शन में बिहार पीसीएस का एग्जाम होता है। और अब आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है कि जहां हम 1/4 निगेटिव मार्किंग लेंगे वहीं ई ऑप्शन को एक्टिव रूप में यूज करेंगे। यानी अब तक ये रेयरली सही होता था, अब इसको सही मान करके ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ई हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें राइट बताइए कौन सा है? इसमें जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? जंगली और वन भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था, घने जंगली भूमि को। ये गुप्ता काल से संबंधित भूमियों के वर्गीकरण का एक प्रकार है। गुप्त काल की भूमियों को निम्नलिखित वर्गीकरण में बांटा गया था। क्षेत्र कहा जाता था खेती योग्य भूमि को। ये गुप्ता काल से संबंधित भूमियों का बंटवारा है। कई बार एग्जामिनेशन में मिलान करने को भी आपको मिल सकता है। क्षेत्र कहते थे
खेती योग्य भूमि, ऐसी भूमि जिसमें खेती की जा सकती हो। खील यानी बंजर भूमि जिसपे बिल्कुल भी खेती न की जा सकती हो। अप्रहत जंगली या वन भूमि को अप्रहत कहा जाता था। वास्तु यानी जहां पे घर बनाए जा सकते हैं, वास्तु कला आप जानते हैं तो उससे भी आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। गोचर भूमि, गोचर, गो का मतलब गाय, चर मतलब जहां गायें चरती हो, तो कहाँ चरती हैं? चारागाह में, तो चारागाह भूमि को गोचर भूमि कहा जाता था। तो ये सभी क्या है? गुप्तकालीन भूमियों का वर्गीकरण है। क्षेत्र, खील, अपृहत, वास्तु, गोचर। ठीक है, ऐसे ही चांचड़ वगैरह करके अकबर, सम्राट अकबर ने भी अपने भूमि की पैमाइश में भूमियों का अलग अलग नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश बिहार का एक प्रमुख वंश रहा है प्राचीन कालीन। तो इसमें सही ऑप्शन है नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक रहे हैं। नान्यदेव ने 1097 से लेकर 98 के आसपास इसके संस्थापक थे। ठीक है, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो मिथिला यानी मधुबनी का क्षेत्र, दरभंगा का क्षेत्र, ये सभी क्या है? आपका मिथिलांचल कहलाता है। ठीक है, तो मिथिला का स्वर्ण युग नान्यदेव और कर्नाट वंश को कहा जाता है। इस वंश ने वहां पे कई सारी स्टेबिलिटी की, कई सारे स्टेब्लिशमेंट इनके वहां देखने को मिलते हैं। इस वजह से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में इस कर्नाट वंश का बिहार के मिथिलांचल में काफी योगदान रहा है। दैट्स वाई दिस डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल्डन एरा ऑफ मिथिलांचल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक वो सिर्फ एक संत रहे, महापुरुष रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक शासनकाल ऐसा आया जिसमें ये बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में हीन यान वाले उन्हें महापुरुष ही मानते रहे, जबकि महायान वाले उन्हें देवता मानने लगे और बोधिसत्व की अवधारणा उत्पन्न हुई और मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जिस मूर्ति बना करके पूजने की प्रथा जो प्रारंभ हुई वो बौद्ध की मूर्ति थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, तो इसमें महायान शाखा का जो निर्माण हुआ वो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और वो महायान से संबंधित था। जबकि सम्राट अशोक तक हीनयान चल रहा है, लेकिन कनिष्क के काल में महायान हो जाता है, जो उदारवादी हैं और महात्मा बुद्ध को भगवान मान रहे हैं। तो देवता की अवधारणा कनिष्क के शासनकाल में उत्पन्न हुई। ठीक है, और ये कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष नहीं, इसके शासन काल में हो रहा है। ठीक है, अध्यक्ष वसुमित्र थे। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उनके बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये आपने देखा कि बोधिसत्व की अवधारणा कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध होती है? यानी वो कौन सा बुक है, वो कौन सा संकलन है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन सर्वप्रथम मिला? ये कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है और ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? यानी जब 265 ईसा पूर्व के बाद सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, उसने अपने सिंहासन पे बैठने के 8वें वर्ष जब
कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पे व्यापक रूप से जान माल की हानि को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हुआ और वो चिंतनशील हो गया, क्योंकि चिंता और चिंतन में इतना सा फर्क है कि चिंता नकारात्मक होती है और चिंतन सकारात्मक होता है। और इसी चिंतन ने सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक में परिवर्तित किया और इस प्रकार परिवर्तित किया कि सम्राट अशोक पूरे भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में जाने जाने लगे और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के रूप में परिवर्तित हो गए। और उनकी पॉलिसी ही उनकी पहचान है। अगर यूं कहा जाए कि सम्राट अशोक को पहचाना जाना चाहिए तो उनके शिलालेखों, स्तंभ लेखों और उनके दिए गए गुहा लेखों से उन्हें जरूर पहचाना जाना चाहिए। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शासक था जिसने अपनी जनता से शिलालेखों पे लेख लिखवा करके अपनी प्रजा से बात करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग अगर की जाए कि भारत में कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ, पत्रकारिता करने वाले लोग इसको समझें तो सम्राट अशोक के शिलालेखों से जो वो जनता से वार्तालाप करता था उसमें अपने क्रियाशीलता को लिख करके, अपने राज्यादेश को लिख करके, या कोई योजना चलाने जा रहे हैं, क्षेत्र अधिग्रहण किए हैं, उसके बारे में वो जो सूचना दे रहे हैं, यही कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी, उनको महान बना रही है। तो अपने 13वें शिलालेख में वो कलिंग वार के बारे में लिखते हैं कि मेरा मन विक्षिप्त हुआ और मैं अब हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा को अपनाने जा रहा हूं। और इस अहिंसा के रास्ते पर उनकी मदद की थी सम्राट अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। सम्राट अशोक को जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु है। और इस धम्म की पॉलिसी में, पॉलिसी ऑफ धम्मा कहते हैं कि जो मिलान करने को आता है, कई बार मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसको देख सकते हैं कि सम्राट अशोक और अकबर में क्या समानता है। तो सम्राट अशोक भी हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा की तरफ जा रहा है और एक नई मेथोलॉजी, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सम्राट अशोक, पॉलिसी ऑफ धम्मा। वैसे ही जब अकबर महजर की नीति धारण करते हैं और ये कहते हैं कि अब मैं ही कुरान की व्याख्या करूंगा, कोई मौलाना की आवश्यकता नहीं है, दीन इलाही की स्थापना करता है अकबर, जो एक नया कॉन्सेप्ट, नया वे है, जो मानवता का धर्म है। देखिए, धर्म तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन ईश्वर के बनाने के बाद मानवीय सभ्यताओं ने मनुष्यों को बांटने के लिए फिर अलग अलग धर्मों में उसका विभाजन कर दिया। इसीलिए अकबर को ये बात समझ में आई और अकबर ने कहा दीन इलाही, दीन मतलब धर्म, ए मतलब का, इलाही मतलब ईश्वर का, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया धर्म। और वो क्या है? वो मानवता पे आधारित है, वो सहिष्णुता पर आधारित है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता पर आधारित है, वो सहचर पर आधारित है, वो सहजीविता पर आधारित है, ना कि नफरत पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है। यही समानता है सम्राट अशोक और महान अकबर में। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ धम्मा की बात करें तो ये राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा की बात करता है, बड़ों का सम्मान करने की बात करता है, धार्मिक सहनशीलता। अब जब भी मेंस की आंसर राइटिंग आप करें तो आप यहां से प्रारंभ कर सकते हैं कि भारत में बढ़ती भीड़ हिंसा के क्या कारण है, आप भीड़ हिंसा के लिए क्या उपाय सुझा सकते हैं। तो आप सम्राट अशोक और अकबर को कोड कर सकते हैं कि हम अगर अपने पुरातन इतिहास से ही सीखें तो हमें मालूम होगा कि जो लोग महान हुए उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा के रास्ते ने महान बनाया। जैसे सम्राट अशोक, जैसे अकबर, जैसे महात्मा गांधी। उन्हें मालूम चल गया कि अहिंसा और सत्याग्रह की जो हथियार है वो सर्वाधिक मजबूत हथियार है और उससे पूरा देश देखा कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक, यानी ये सभी। और इसी पॉलिसी ऑफ धम्मा में वो पशु बलि को निषिद्ध करने की बात कर रहे हैं, वो महामंत्रियों से कह रहे हैं कि आप प्रत्येक वर्ष जो है अपनी जनता से मिलने जाइए, वो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सहनशीलता की बात कर रहे हैं। बताइए, सम्राट अशोक ने ये जो राजा के प्रति वफादारी की बात कही गई है, हमारे जो राजा होते हैं यानी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक राजा होता है ना, जिसको जनता चुनती है, प्रधानमंत्री, और
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव राष्ट्रपति, तो हम वफा तो रखते हैं ना कि उन्होंने भारत के संविधान की कसम खाई है, तो मुझे अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे विश्वास है। आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शांति और अहिंसा की बात बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति और अहिंसा की बात की गई है कि नहीं की गई है? बड़ों का सम्मान करना, बताइए कहा गया है कि नहीं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बूढ़े बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास करेगा सरकार। यहाँ धार्मिक सहनशीलता की बात कही जा रही है सम्राट अशोक के द्वारा, तो इतिहास से सीखा कि नहीं सीखा संविधान बनाने वालों ने? धार्मिक सहनशीलता को अगर हम मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधानों को देखें तो धार्मिक सहनशीलता और स्वतंत्रता की बात करता है कि नहीं करता है? तो आकर के मिल गए इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी। यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा मेंस के लिए। तो यहां सिर्फ एग्जाम 30 प्रीलिम्स पे काम नहीं करती, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट बिल्डिंग पे काम करती है, जहां एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पर, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर, धन संचय पर, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो ये जो कौटिल्य हैं इनके 3 नाम हैं, एक तो कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा चाणक्य कहा जाता है। ये घनानंद के दरबार में रहने वाला एक चतुर व्यक्ति था। इसको घनानंद ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया और इसने कहा कि मैं अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगा, और इसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 2 लोगों को तैयार किया। एक तो कश्मीर के राजा का बेटा था और दूसरा ये निचली जाति में उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों को वो तैयार कर रहा था कि किस प्रकार से कौन आने वाले इस मगध के साम्राज्य पे शासन करेगा। तो इन दोनों की एनालिसिस करने के लिए, इन दोनों को जांचने के लिए कि सच्चा योद्धा कौन है जो सच में शासन कर सकता है, उसका चुनाव कैसे हो। जब दोनों पढ़ लिख करके पारंगत हो गए तो अंतिम में राजा तो कोई एक बनेगा। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने कश्मीर के राजा, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है, तो एक बार चाणक्य का इतिहास जरूर पढ़ें और वहां तलाशें कि वो कौन है कश्मीर का राजा जिसका बेटा कौटिल्य के कुटिया में आकर के पढ़ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो एक बार क्या किया चाणक्य ने कि उसने कश्मीर के बेटे को कहा कि जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य सो रहा है, तुम उसके गले में जो पड़ी हुई है माला उसको निकाल करके ले आओ। माला टूटना भी नहीं चाहिए और चंद्रगुप्त उठना भी नहीं चाहिए। उसे एक तलवार दे दिया। ये गया और देखा कि वो सो रहा है और जो गुरु ने कहा है माला लाने के लिए उसके गले में है, मैं तो उसका गर्दन नहीं काट सकता यार, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। वापस आ जाता है, कहता है या तो चंद्रगुप्त उठेगा या फिर माला टूटेगी, यही सूरत है माला निकलने की। तो उन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो, तुम नहीं हो पाएगा, तुमसे रहने दो। फिर कुछ दिनों के बाद वापस से वो माला उतार करके चाणक्य ने इस कश्मीर के राजा के बेटे को पहना दिया और सुला दिया। अब चंद्रगुप्त को भेजा और कहा कि माला टूटना नहीं चाहिए और वो उठना नहीं चाहिए, माला मुझे इस तरह से चाहिए। वो गया, सीधे गर्दन काटा, माला लेकर के आ गया। कुछ लाग लपेट नहीं, कुछ मोह माया नहीं। तो उस समय के लिए लाभ लपेट और मोह माया की आवश्यकता नहीं थी। आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में और मानवीय अधिकारों की दुनिया में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन उस वक्त शासन पद्धति एक अलग चीज थी। तो कहा जाता है कि इस चाणक्य की नीति आज भी कई बार लोग अपने परिवार को ड्राइव करने के लिए चाणक्य नीति कहते हैं कि हम चाणक्य नीति को फॉलो करेंगे। तो ये जो मोस्टली आधारित थी इसके द्वारा लिखी हुई किताब, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित थी, शासन काल से संबंधित थी। नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति पर आधारित किताब है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी हैं, राजा,
सप्तांग सिद्धांत में देखिए कौन कौन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अभी सम्मिलित कौन है, राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद मतलब जिला, दुर्ग मतलब जो एरिया पूरा कवर्ड किया गया हो बादशाह के द्वारा, कोश, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार और व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, यानी गुप्ता पीरियड में भारत का कौन सा ऐसा पोर्ट था जो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा था, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो था प्रमुख रूप से यह बंदरगाह गुप्तकालीन बंदरगाह है। और ये है कहाँ, ये बंदरगाह जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, उसी के क्षेत्र में जो सुंदरवन डेल्टा आप देखते हैं उसी के आसपास जो आज वर्तमान के बंदरगाह हैं, वहीं जो पुरातन गुप्ता पीरियड का बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति एरिया था। ठीक है, तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा यानी इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं, आदि देशों के साथ व्यापार होता था। अब बताइए इस चीज का यूज सिर्फ यही रहेगा या कहीं और भी करना है? बताइए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो सेकंड पेपर में आता है उसमें जब आप श्रीलंका के साथ संबंध लिखेंगे, इंडोनेशिया के साथ संबंध पढ़ेंगे, तो क्या आप नहीं बोलेंगे कि भारत में इंडोनेशिया के साथ संबंध प्राचीन कालीन है, गुप्ता पीरियड की ताम्रलिपि बंदरगाह से भारत और इंडोनेशिया, चीन और श्रीलंका के साथ व्यापार होता था? ये पुरातन सभ्यता दिखाएंगे तो एग्जामिनर को ज्यादा पसंद आएगा कि बच्चा को रिलेट कर रहा है इतिहास से अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को राजनीति से। ठीक है, पश्चिमी भारत का पश्चिमी देशों के प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी भड़ौच था जहां से समुद्री व्यापार होता था। दो बंदरगाह थे, पूर्व में बंदरगाह था ताम्रलिपि और पश्चिम में बंदरगाह था भृगु कच्छ, जो कि आज वर्तमान में भड़ौच कहलाता है, कच्छ के रण के आसपास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, नालंदा में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये जो वेनसांग है ना, ये चीन का यात्री था। भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था और इस वेनसांग ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की थी। लगभग 15 साल तक ये भारत में रहा, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया हुआ था और इसने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में, उस वक्त की सबसे, भारत जो है इसलिए विश्व गुरु कई बार कहा जाता है कि भारत के जो पुरातन इतिहास पे जब हम नजर डालेंगे तो भारत में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पे पूरी दुनिया पढ़ाई करने आया करती थी और यहाँ से नॉलेज लेकर के लोग बाहर जाते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई अपनी पूरी की थी, अध्ययन किया था। और ये नालंदा, विक्रमशिला, ये सभी क्षेत्र जो है आप देखेंगे, पाल वंश यहाँ काफी ज्यादा फेमस रहा बंगाल और पूर्वी बिहार के क्षेत्र में। विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल नामक शासक ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी आपको मिलेगा प्राचीन काल पाल वंश में। और इस नालंदा को जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चल रहा था तो गुलाम वंश में बख्तियार खिलजी नामक सैनिक आता है और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला करके राख कर देता है। और कहा जाता है कि इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके पुस्तकालय में आग जलती रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताने वाली प्रमुख रचना है। और ये जो संगम लिटरेचर हुआ था, समिट हुआ था, उसी में 3 सम्मेलन हुए थे, उन्हीं में निकल करके ये संगम साहित्य आया था। और उसमें यहाँ देखिए दक्षिण भारत में बना रहा हूं, ये दक्षिण भारत है, यहाँ केरल और निचली कर्नाटक में चेर रहा करते थे, चेर का शासन था। यहाँ बीच में पांडे रहा करते थे, पांडे। और ये पूरा इलाका चोल वंश का था, यानी यहाँ बीच में पांडे
और यहाँ चोल वंश, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इस चोल वंश में कई प्रतापी राजा हुए, हम जानते हैं, ठीक है। राजेंद्र चोल को कौन नहीं जानता, जिसने काफी विस्तार किया है, ठीक है। तो इन तीनों का तो वर्णन मिलता है, कदम वंश का शासनकाल संगम साहित्य में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। कदम वंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो इसमें मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त हैं। और ये सभी जो आप देख रहे हैं, अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास, भास, ये सब गुप्ता पीरियड से रिलेटेड लेखक हैं, हमारे भारत के पुरातन कवि हैं, लेखक हैं। और गुप्ता कालीन के आसपास में भी इनका जो है जीवन काल मिलता है, ठीक है। कालिदास तो गुप्ता पीरियड से ही संबंधित हैं। चलें आगे चलते हैं। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये हो गया। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। मतलब मोस्टली कहा जाता है कि चोल वंश जो है अपने एक कार्य के लिए बहुत फेमस था। किस लिए, ग्राम पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट के लिए, राजपूत राजवंशों के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या फिर तमिल संस्कृति की उन्नति, या इनमें से कोई नहीं। तो चोल वंश जो है ना, उसने स्थानीय स्वशासन पे बहुत अच्छा काम किया, ग्राम पंचायतों पे अच्छा काम किया, और ये खुले रूप से चोल साम्राज्य के विस्तार में अपना योगदान देते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत, जो कि चोल काल के लिए सबसे फेमस था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है वास्तुकला की, उसमें एक मंदिर का जो द्वार होता है उसको क्या कहा जाता है। तो मंदिर के द्वार को क्या शिखर कहते हैं, देवालय कहते हैं, गोपुरम, या मंडप, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम दक्षिण भारत के वास्तुकला के बारे में देखेंगे, मंदिर निर्माण शैली को देखेंगे, तो ये मंदिर निर्माण एक ऊंचे स्थान पे बनाया जाएगा, और इसमें शिखर पाए जाएंगे, ऊंचे शिखर पाए जाएंगे, लंबे लंबे गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह जहां प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान के मूर्ति की स्थापना की जाती है, इस पे बड़ा सा पिरामिडी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको गर्भगृह। फिर उसके बाद अंतराल मिलेगा, अंतराल, ये अंतराल जहां पूजा पाठ करने वाले लोग आकर के ठहरते हैं और वहां पे बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक विशाल द्वार मिलेगा आपको, काफी सजा हुआ, चारों तरफ से मिलेगा। कई मंदिरों में चारों तरफ से है और कई मंदिरों में एक ही तरफ से है। यहाँ देखिए विशाल द्वार मिलेंगे। इन विशाल द्वारों को ही क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली की सबसे बड़ी प्रधानता यह है कि प्रत्येक मंदिर में आपको जलाशय देखने को जरूर मिलेगा। जलाशय का निर्माण और चार दीवारी होती थी, यानी खुले स्थान में नहीं रहता था, ये चारों तरफ से दुर्ग की तरह से दीवार बना दी जाती थी। तो ये दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपुरम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न भी है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था, ठीक है। लाल रंग से पेंटिंग की जाती थी हड़प्पा काल में। घड़े मिले हुए हैं, अलग अलग मनके मिले हैं, उन मनकों पर रेड रंग से पेंटिंग की गई है अलग अलग डिजाइन में। तो ये हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई जो हुई थी 1921 में राखल दास बनर्जी और जॉर्ज कनिंघम के नेतृत्व में क्या किया गया था, ये पूरा स्थल खोदे गए थे। और चूंकि उस वक्त जिस क्षेत्र में सबसे पहले खुदाई हुई वो हड़प्पा का स्थल था, दैट्स वाई दिस सिविलाइजेशन वाज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये ऐसा नहीं था कि हड़प्पा वासियों ने कहा कि हम हड़प्पा सभ्यता है, हमारा नाम रख लो। ये जब वहां पे एक्सकवेशन किया गया, खुदाई की गई, तो वो एरिया पहले हड़प्पा का था, जो कि रावी नदी के तट पर है। इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, और ये पूरी सभ्यता चूंकि सिंधु नदी की सहायक नदियों पर आधारित है, दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन वाज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आज के इस
सेशन में इतना ही। उम्मीद है बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस या फिर सीएचएसएल का जो एग्जाम अभी आने जा रहा है, भारतीय इतिहास का ये प्राचीन कालीन जो आपको मटेरियल मिला है और मध्यकालीन का कुछ पोर्शन आपको देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट भी देकर के फैक्ट को समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद है ये प्रयास बीपीएससी बिहार वाले और बीपीएससी देने वाले अन्य स्टेट के लोग या फिर एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल वाले दूर दूर तक अन्य अभ्यर्थियों को भी पहुंचाएंगे और देखेंगे कि एग्जाम 30 कुछ अलग कैसे काम कर रहा है। तो अब तक आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिले। ऐसी सीरीज तो छूट सकती है ना। चलिए देखते रहिए एग्जाम 30। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।